लास्ट टर्न पे 10वां पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। पॉइंट नंबर 10 था, अगर किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट है तो वो बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन के। क्लियर है मामला? तो अब अगर बात की जाएगी तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड कैटायन और एनायन के बराबर है सर। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर एल्यूमिनियम सल्फेट है यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसमें प्रेजेंट कैटायन यानी Al+3 प्लस ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसमें प्रेजेंट एनायन यानी कि SO4-2 के सम के बराबर होगा। ये प्रूफ भी हो गया है, सारी बातें हैं सर। अब यार इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस फैक्टर की कि बिना इसके क्या काम होगा? तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी इक्विवेलेंट वेट माना जाएगा तो माने जाने के समय हमें कैसे उसको एज्यूम करना है उसके ऊपर सवाल है। जैसे एक एक करके बात को समझिएगा। पहला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब सर इसमें सारे नहीं लिखाए जा सकते, तो थोड़ा सा तुमको अपने दिमाग से भी काम करना है। जैसे मेटल ऑक्साइड है तो हमें तो पता नहीं है कि मेटल जो है उस पे चार्ज क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि ऑक्साइड पे चार्ज -2 होता है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी कि MO इज इक्वल टू, इस थ्योरी के हिसाब से क्या ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड के बराबर होगा। मेटल के इक्विवेलेंट वेट को E मान रहे हैं, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट O-2 बोलते हैं। तो O-2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना मतलब वैलेंसी फैक्टर में पॉइंट नंबर 1 किसी भी एनायन का वैलेंसी फैक्टर, उस पर प्रेजेंट टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी वैलेंसी फैक्टर 2 हुआ, एटॉमिक वेट 16/2 करेंगे तो आएगा E+8। इसका मतलब जब कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मानना हो तो डायरेक्ट हम क्या लिख पाएंगे, E+8, जहां E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को। बना लीजिए, इसी तरीके से आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि बिना इसके आप कुछ भी यहां पर कर नहीं पाएंगे। अब थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट यानी MSO4 किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन की अगर बात की जाए तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट तो E है, सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 96 और वैलेंसी फैक्टर 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर। तो सर यहां से अगर हमें मानना होगा तो हम इसको हमेशा E+48 मानेंगे। मतलब ये आप वहां निकाल भी सकते हैं, बट ये कि जितना जल्दी निकालेंगे उतना जल्दी काम बनेगा। ऐसे ही सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, MCO3 का मतलब मेटल का कार्बोनेट लिया गया है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन। मेटल का इक्विवेलेंट वेट E माना, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, यानी कि मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अगर कभी मानना है तो E+30 माना जाएगा। जो मेन यूज होते हैं उनको लिखा दे रहे हैं।
बाकी ये तरीका इसलिए सिखाया जा रहा है कि मान लीजिए कल को मेटल फॉस्फेट आ जाए, तो हम सबको तो रट नहीं सकते, लेकिन हम ये तो मान ही सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट आयन होगा। फॉस्फेट आयन का मतलब PO4 - 3 है, PO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 करके लिखा जा सकता है, तो उसके लिए सिखा रहे हैं। ये तो वो है जो कॉमनली यूज होते हैं, बट हर बार यही आएगा ये कोई जरूरी नहीं है वहां पर। चले हटाया जाए, उतारिए जल्दी से। और जिन्होंने लिख लिया हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट लिख के दिखा दो हमको जल्दी से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड लिख के दिखा दो, ये दोनों दिखा दो, मेटल नाइट्रेट का और मेटल क्लोराइड का। चले बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट MnO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन। मतलब ये आपको अपने आप से निकालकर सीखना है। तो मेटल का E माने, नाइट्रेट आयन में वैलेंसी फैक्टर 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज -1 है सर, और NO3 दिया है तो 14 और 16 इंटू 3 यानी कि 48 प्लस 14 62 आएगा। तो इसका मतलब है जब कभी भी किसी मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। और यहां मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमको ये पता नहीं है कि मेटल पे चार्ज क्या है, मेटल कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। तो सर Cl कितनी बार है नहीं मालूम अपने को, तो X लिखा है हमने वहां पर। ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड का मतलब ये पता है कि 100% Cl माइनस ही रहा होगा। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट E लिखेंगे, क्लोराइड का एटॉमिक वेट 35.5 होता है डिवाइडेड बाय 1। यानी किसी भी मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट अगर लिखना है तो हमेशा E प्लस 35.5 लेंगे, जहां पर E क्या डिनोट कर रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को। तो ये कुछ तरीके हैं, सारे तरीके नहीं हैं जो सच बात है, क्योंकि आपको कहां तक याद कराएं, तो इसलिए तरीका बताया है। और कल की क्लास में बोला था, अगर वैलेंसी फैक्टर निकालना आता है, जितनी जल्दी निकालना आता है उतनी जल्दी चीजें आप कर पाओगे। सवाल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, केवल मैथमेटिक्स रह जाएगी, कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है सर। अब हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ और मोलरिटी ये टर्म पढ़ रखे हैं। अगला टर्म आएगा नॉर्मेलिटी, लेकिन उससे पहले जैसे हम मोल निकालते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है। क्या निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इसी को केवल इक्विवेलेंट बोल दो, एक ही बात है। मतलब कुछ जगहों पर इक्विवेलेंट बोला गया है, कुछ जगहों पर ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही चीज है। और ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, तो इसको मैं GEQ या केवल EQ लिख दूंगा तो समझ ही जाओगे। ये किसके बराबर होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि मोल में आप वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते थे, यहां आप करेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट का। हम सारे अभी एक साथ भी लिख देंगे सब पढ़ाने के बाद, लेकिन उससे पहले चीजें पता होनी चाहिए। एक बात तय है, मिली का मतलब होता है 1000 यानी 1000वां भाग। तो क्या इतनी बात तय है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट होते हैं? बोलिए सर। इसका मतलब अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले को मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो बड़ा सिंपल है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या इतना पोर्शन ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मिली इक्विवेलेंट में। ये इसलिए ऊपर लिखा है कि जिनको जरा सी भी दिक्कत है कि वो 1000 से गुणा करते हैं कि भाग करते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 लीटर में 1000 ml है, वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट है। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सर। अगला टर्म है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अभी तक मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अब बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट की। हेडिंग डाल लीजिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इसके अंतर्गत हमको कुछ टर्म पढ़ने हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे पढ़ना है नॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एन। एक सॉल्यूशन लेते हैं सर, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले कोई सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाला, तो जाहिर सी बात है अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को। ठीक है सर। मान लिया कि सॉल्यूट W ग्राम डाला है, सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो V लीटर है, उसका वॉल्यूम कितना है? V लीटर है। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन की
नॉर्मेलिटी हमको क्या बताती है, उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। बहुत अच्छे से कंपेयर करिएगा। मोलरिटी में क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, सॉल्यूशन की मोलरिटी बताती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट के, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताती है। क्लियर है मामला? तो फॉर्मूला जरा बताइएगा, जैसे मोलरिटी का बनाए थे, क्या बनेगा यहां पर। पहले तो टर्म आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और लेकिन किस में लेना है, लीटर में। ये पहला टर्म, इसी में सारा खेल छुपा है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मोल वाला भी बताएंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट वेट किसका है, सॉल्यूट का। वेट आप किसका रख रहे हैं, सॉल्यूट का। तो बार बार सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वेट के टर्म में लाएंगे तो ये बनेगा। अब इसी में सर अगर मैं वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर दूं तो यही फॉर्मूला क्या दिखाने लगेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर गुणा हो जाएगा किससे, 1000 से, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो 1000 ऊपर है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। जैसे मोलरिटी में किए थे वैसे ही नॉर्मेलिटी में भी कर सकते हैं। आराम से उतार लो, एक एक चीज लिख लो प्रॉपर। बस याद रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। चले हटाया जाए। अब इन फॉर्मूलों से चीजों को घुमाते हैं, देखते हैं मामला क्या है। बार बार नॉर्मेलिटी निकालना उतना बड़ा काम नहीं है, हमें बार बार ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अब तरीके हमारे पास क्या क्या हैं उनको समझिएगा सर। एक छोटी सी बात हमें सिर्फ इतना बता दीजिएगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर? क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं सर। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो इतना पोर्शन
क्या मोल को डिनोट कर रहा है? तो इसका मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर भी होता है। यानी अगर मोल्स को डायरेक्ट वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आते हैं उसके? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका यह भी है। इसीलिए तो हम इधर खड़े हैं। तुम्हारे जैसे लौंडे हमें बताने लगते तो हम चले गए होते अब तक हरिद्वार। क्या डिवाइड बाय होगा? क्यों? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में? अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो जब नीचे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर आएगा कि नीचे रहेगा? है? हाँ, गोले का नशा कम करो। हाँ। मामला समझ में आ रहा है सर? पागल है यार तुम, चक्कर में ना पड़ा। ये सब आतंकवादी है, बम फेंकते हैं। इनको ये सब कहां फार्मूला मालूम है? ये बस यही कह रहे हैं क्या होगा? बोले डिवाइड होगा। अब कुछ कहते हैं गुणा होगा, भाग होगा। बोलने में क्या ज्यादा है, साला कुछ बोल दो पीछे से। यहां तक मामला क्लियर है? तो इतनी बात याद रखें। अब सुनो सर, पहली चीज, जितने फॉर्मूले लिखे हैं मजाक अपनी जगह है। इधर देखो बेटा, पहले चीजों को क्लियर कट बहुत अच्छे तरीके से एक बार सारे फॉर्मूले देख जाओ, क्योंकि पूरी क्लास इसी पे जाके डूबने वाली है आज। पहला, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो किसके बराबर होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बात? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी भी चीज का नॉर्मली कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यही तो है सर। अब अगर मेरे पास कभी किसी के मोल्स दिए हैं तो मैं उसके ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकता हूं मोल में वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है मामला? अगला टर्म है सर, अब इन्हीं फॉर्मूलों को लेते हुए आगे चलते हैं। मान लीजिए सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। अब इधर देखो भाई, जो तुमने लिखा है, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, उससे देखते मिलाते चलना और बताना कि क्या मामला ठीक है या नहीं। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब सुनिएगा, पेपर वाला हमको अलग अलग तरीके से चीजें देगा। जैसे समझो, क्या तुम मोल निकालते थे? मोल कंसेप्ट में सारा कंपैरिजन मोल से होता था। मोल निकालने के लिए अगर तुमको वेट इन ग्राम दिया होता था तो तुम मोल कैसे निकालते थे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते थे या नहीं करते थे? ठीक बात। दूसरा, अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे दूं तो तुम कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करते थे या नहीं? अगर मैं तुमसे कह दूं कि नहीं भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एट एसटीपी दिए दे रहे हैं या वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, तो तुम कहते थे वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 कर देते थे या नहीं? चौथा तुमने पढ़ा था कि अगर आप मुझे मोलैरिटी दोगे, क्या दोगे? तो मैं मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा एम को, तो मोल निकाल आएंगे। ये चार तरीके थे या नहीं थे? वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट के लिए देखते चलिए। पहला है सर, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये बात सही है? फॉर्मूला देखो अपना, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर होगा। क्लियर? दूसरा, अगर मोल दिया है तो मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी
फैक्टर। क्लियर है मामला? तीसरा फॉर्मूला बताओ, अगर मुझे वेट इन ग्राम दिया है सॉल्यूट का, तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होगा या नहीं होगा सर? तो बना लीजिए सर। और एक चौथा फॉर्मूला सर, मतलब वो यूज होना ही होना है। क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी का जो रेशियो है वो वैलेंसी फैक्टर के बराबर आता है। N अपॉन M किसके बराबर होता है? वैलेंसी फैक्टर के। अभी प्रूफ कर देंगे 1 मिनट के अंदर। तो क्या तुम ये बताओ कि अगर तुमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मोलैरिटी चाहिए होगी, वो सॉरी नॉर्मेलिटी चाहिए होगा, और नॉर्मेलिटी बराबर क्या? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। तो क्या इसी फॉर्मूले को अगर लिखे, कल को मुझे किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हो, तो क्या मैं वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे नॉर्मेलिटी में बदल लूंगा और उसके बाद मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये 4 फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के। बना लीजिए सर। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुमको दिक्कत हो रही हो बाहर चले जाओ, हमारे पास फालतू काम नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, अपना चुपचाप पढ़ो। घंटी वंटी नहीं बजता है भाई, यहाँ पे लोग बजाए दे रहे हैं। कहाँ बज रहा है? नहीं बज रहा है बेटा, घंटी ले जाता है वो, घंटी नहीं बजता है। यहां तक मामला क्लियर है सर? इसके बाद सर अगला टर्म, अब इसको जो है जैसे हमने बोल दिया वैलेंसी फैक्टर है, तो तुम थोड़ा काम क्या किया करो मालूम है? अपने से चेक कर लो थोड़ा सा। कैसे चेक कर लो? नॉर्मेलिटी फॉर्मूला देखना जरा, पूरा लिखते हैं। वेट इन ग्राम, अच्छा एक ही सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं दोनों बातें, तो लिखेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर क्या लिखते थे? 1000। क्या ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का था? सॉरी, अरे कोई नहीं, सॉरी तब भी नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ताली ना बजाओ, 15 मिनट में चली जाती है लाइट। देखो भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा यहां पे, या तुम्हारे हिसाब से लिख दें यार, पहले तुम ही देख लो। तुमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर आएगा 1000। ये नॉर्मेलिटी था या नहीं था सर? मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब हमको सिर्फ इतना बताओ, ये दोनों चीजें वैलेंसी फैक्टर के बराबर आएंगी या नहीं, ये चेक करना है। बात समझिएगा। तो क्या एक बात तय है कि WW गया, 1000 गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गया। क्लियर है मामला? क्या ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर और इक्विवेलेंट वेट नीचे आ जाएगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। होगा या नहीं होगा सर? अब मुझे ये बताइएगा, क्या हम लोगों ने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा? बोलो। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट चला गया, ये किसके बराबर आता है? वैलेंसी फैक्टर के। क्लियर है मामला? बना लीजिए। एक बार पूरा बना लीजिए। जब लाइट आती है तभी बजती है घंटी। हाँ, एक बार पूरा फॉर्मूला बना लीजिए सही से, और इसके बाद यही सेम चीज हम मिली इक्विवेलेंट के लिए लिखना चाहेंगे।
तो आप हमको जरा देख देख के बताते चलिएगा। तो ये प्रूव्ड है सर। और कभी भी आपको नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे मिली इक्विवेलेंट के लिए बताओ, तो क्या मिली इक्विवेलेंट जो है वो 1000 पार्ट है उसका, जैसे वहां मिली मोल लिखा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब सर नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। क्लियर है मामला। अगर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट। अगला सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। देखो तुम कितनी देर में समझ पाते हो। अभी पीछे ही लिखवाया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट होते हैं। तो 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू 1000। तो यही वाला फॉर्मूला यहां पर यूज किया गया है, ये बना लीजिए। लास्ट में लिखेंगे अगर मिली मोल दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, क्या आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। चलो चले जब बुला लो किसी को, कह दो इसको ऑन कर दो। इतना मामला आपकी समझ में आना चाहिए। चलिए सर अब मान लीजिए, नोट कर पाए हो कि नहीं, नजर नहीं आ रहा है क्या, कर लिया है ना, ठीक है। अगला टर्म है सर, अगर मान लीजिए पेपर में आपको दिया है वहां पर, जैसे वहां लिखवाया था नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या दिया है सर, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि नॉर्मेलिटी आपको कितनी लेनी है, 1 लेनी है। अगर वहां लिखा है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी कितनी लेनी है, 1/2 लेनी है। अगर कहीं लिखा है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी 1/10 लेनी है। याद रखना, अंडरलाइन कर लो क्या लिखा है, डेसी। डेसी लिखा है तो 1/10 है, और अगर डेका लिखा है तो 10 है। क्लियर है मामला। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि अगर वहां पर लिखकर आ जाए डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, 10 होगी। क्लियर है मामला, बना लीजिए, लिख लीजिए एक बार।